नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपिन विश्वकर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। यह YouTube पे मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने ये कहा था कि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एटॉमिक थ्योरीज़ पर, एटॉमिक मॉडल्स पर और उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट पर। तो शुरू करते हैं सर जॉन डल्टन से। सर जॉन से पहले भी कई साइंटिस्ट आए, कई थ्योरीज आए, कई मॉडल्स आए, लेकिन ज़्यादातर अनसक्सेसफुल रहे या अनपॉपुलर रहे। पहला सक्सेसफुल मॉडल सर जॉन डल्टन ने दिया 1803 में, जिसे हम सॉलिड स्फीयर मॉडल के नाम से जानते हैं। इस मॉडल में सर जॉन डल्टन ने ये बताया कि ऑल मैटर वॉज मेड अप ऑफ टाइनी वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हिंदी में कहें तो हर पदार्थ सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तथा अखंडनीय कणों से मिल के बनता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। इसी का दूसरा पॉइंट था, किसी तत्व के एटम्स का साइज, मास और अन्य प्रॉपर्टीज समान होती हैं। हाउएवर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड वेरी इन मास एंड साइज। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स वेरी कर सकते हैं साइज, मास और प्रॉपर्टीज़ में। इसी का थर्ड पॉइंट था, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना कोई बना सकता है, ना ही कोई मिटा सकता है। इसी का चौथा पॉइंट था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। हिंदी में कहें तो डिफरेंट मतलब भिन्न तत्वों के एटम्स, भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, एक निश्चित पूर्ण संख्या के अनुपात में। इसी का पांचवा पॉइंट था, एटम्स कैन बी अरेंज्ड, कंबाइंड एंड सेपरेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसी का छठा पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी टोल्ड अपार्ट by their atomic weight। जिस वक्त जॉन डल्टन का एटॉमिक मॉडल आया, उस वक्त और भी बहुत सी डिस्कवरीज हो रही थी, साइंटिस्ट शोध कर रहे थे, बहुत से मॉडल्स आ रहे थे। वो टाइम साइंस का था, वो टाइम डिस्कवरीज का था। खुद सर जॉन डल्टन ने ही कई लॉज और थ्योरीज दी। उन्हीं का एक लॉ है द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये लॉ क्या है? ये लॉ कहता है कि the pressure exerted by a mixture of gases is equal to the sum of individual pressure exerted by each gas। हिंदी में कहें तो किसी गैसों के मिश्रण द्वारा डाला गया दबाव प्रत्येक गैस के आंशिक दबाव पर्टिकुलर प्रेशर के योग के बराबर है, के सम के बराबर है। इससे इन्होंने ये हाइपोथेसाइज किया कि हर गैस में पर्टिकुलर पार्टिकल्स होते हैं, हर गैस के पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं जो एक दूसरे से स्ट्रांगली इंटरैक्ट नहीं करते। इन्हीं पार्टिकल्स को उन्होंने आगे जाके एटम का नाम दिया। सन 1897 जब जे थॉमसन ने यह बताया कि कैथोड रेज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई होती हैं, जिसका साइज़ एटम के मुकाबले बहुत ही छोटा होता है और इसका चार्ज टू मास रेशियो भी काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में और बात करें, जान लेते हैं कैथोड रेज के बारे में। कैथोड रेज की डिस्कवरी जर्मन फिजिसिस्ट जूलियस प्लकर और जोहान विल्हेम हैट्रॉफ ने सन 1859 में की, जब उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स को एक ग्लास ट्यूब में सील कर दिया, फिर उसमें करंट फ्लो कराया। करंट का फ्लो होते ही उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ग्लास की दीवार पे हरे रंग की चमक आ रही है। उसी हरे रंग की चमक को यूजिन गोल्डस्टीन ने सन 1876 में कैथोड रेज का नाम दिया। कैथोड रेज की डिस्कवरी होते ही इस पर स्टडी और एक्सपेरिमेंट्स चालू हो गए। इसी बीच सन 1897 में जे थॉमसन ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने वैसा ही ग्लास ट्यूब बनाया, कैथोड रे ट्यूब बनाया और उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अप्लाई कर दी।
इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते ही कैथोड रेज पॉजिटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसा ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में भी हुआ। तो इससे थॉमसन ये नतीजे पे निकले कि ये जो कैथोड रेज है ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। इसी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को उन्होंने कॉर्पस्कल नाम दिया, जिसका नाम उन्होंने बाद में बदल के इलेक्ट्रॉन रखा, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे हुई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन्स, बात अगर इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है तो कोई मिलिकन्स के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को कैसे ही भूल सकता है। रॉबर्ट मिलिकन ने 1909 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने कैथोड रेज का एक मॉडल तैयार किया, जिसमें उन्होंने टाइनी ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स का यूज़ किया। उन्होंने ऑयल ड्रॉपलेट्स को कैथोड रे मॉडल के चेम्बर में सस्पेंड कर दिया और वो इन ड्रॉपलेट्स के मूवमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट करके कंट्रोल कर सकते थे। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक सही से एडजस्ट करके उन ड्रॉपलेट्स को हवा में ले आए। हवा में लाने के बाद उन्होंने उन ड्रॉपलेट्स का साइज़ और मूवमेंट मेजर किया, जिससे उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज निकाला। इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है उसे डिटरमाइन किया। उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो चार्ज आ रहा है ये किसी सर्टेन वैल्यू का मल्टीपल है, और वो वैल्यू थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको शायद पता हो, जे थॉमसन ने भी एक एटॉमिक मॉडल तैयार किया था। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के कुछ सालों बाद 1904 में ये मॉडल सामने आया। इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग एक स्वीट डिश होती है। खैर, तो इसमें दो प्रॉपर्टीज़ थी। पहली कि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, दूसरा कि एटम न्यूट्रल होता है, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इन्होंने ये पोस्टुलेट दिया कि एटम इज़ लाइक अ पुडिंग इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अंतर्निहित रहते हैं। मतलब अगर प्लम पुडिंग के मायने में देखें तो इलेक्ट्रॉन आर प्लम्स एंड एटम इज़ लाइक अ पुडिंग। जे थॉमसन के बाद बारी आती है डेनमार्क के नील बोहर की। नील बोहर ने साइंस के लिए बहुत कुछ काम किया। इन्होंने फाउंडेशनल कंट्रीब्यूशन किया, मूलभूत योगदान दिया क्वांटम थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के डेवलपमेंट में। इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एटॉमिक बॉम्ब के डेवलपमेंट में भी अहम भूमिका निभाई। और एटॉमिक मॉडल की बात करें तो पहला सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल जिसे आज तक स्टडी किया जाता है वो नील बोहर ने ही दिया 1913 में। 1913 से पहले कई एटॉमिक मॉडल आ चुके थे, जैसे कि जोसेफ लेमोर का सोलर सिस्टम मॉडल, जॉन पेरिन का मॉडल, क्यूबिकल मॉडल और सैटर्नियन मॉडल वगैरह वगैरह, जिनका बोहर को गहन अध्ययन करने का मौका मिला। इनको स्टडी करने के बाद नील बोहर ने अपना मॉडल सोलर सिस्टम मॉडल पर आधारित किया। लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा जानने से पहले हम लोग रदरफोर्ड के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। रदरफोर्ड का गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट। बात न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले की है। बात 1908 की है, जब जर्मन फिजिसिस्ट हांस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को अनुचित साबित कर दिया, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत ही लार्ज एंगल पर स्कैटर हो रहे थे। उसके बाद सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने गोल्डन फॉयल एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड की बहुत ही थिन फॉयल शीट पर बम्बार्ड कराया। उन्होंने ये पाया कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स तो शीट के आर पार हुए जा रहे थे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स
डिफ्लेक्ट हो रहे थे, शीट से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इससे वो इस नतीजे पे निकले कि एटम ज़्यादातर खोखला होता है। एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी बट देयर इज़ ए डेंस स्मॉल डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज सेंटर विच ही कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब एटम्स में एक बहुत ही छोटा लेकिन डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी भी की। जब उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को नाइट्रोजन गैस पर बॉम्बार्ड कराया तो उनकी ऑब्जर्वेशन में हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई आए। उन्होंने ये सिद्ध किया कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। उसको उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। उन्होंने तभी एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट भी दिया। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी एटम के न्यूक्लियस में कुल प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब बात फिर से बोहर के एटॉमिक मॉडल की करते हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स या फिर एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट था, हर इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स्ड एनर्जी होती है जिसके हिसाब से उसका एनर्जी लेवल डिसाइड होता है, जिसके हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूमता है। इसका तीसरा पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा सकता है या तो एनर्जी एमिट करके जा सकता है। इसका चौथा पॉइंट है, किसी इलेक्ट्रॉन का उसकी ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहता है, एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है, ना कि रेंज ऑफ वैल्यू। आइए अब जानते हैं न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। बात सन 1932 की है, जब एटम पर काफी शोध पहले ही हो चुकी थी। जेम्स चैडविक एटम्स को बहुत ही क्लोज स्टडी करते रहते थे। सन 1932 में ही उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे द बेरिलियम एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम पे फायर किया। जैसे ही उन अल्फा पार्टिकल्स ने बेरिलियम को हिट किया, एक नई तरह का एमिशन हुआ। उनके हिसाब से ये एमिशन न्यूट्रल पार्टिकल्स की एक धारा थी और ये एमिशन काफी स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने इसी धारा के पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन्स कहा और उन्होंने ये भी पाया कि न्यूट्रॉन्स का मास प्रोटॉन के बराबर है। इससे एटॉमिक मास की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गई। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसकी सोच इन सब से अलग थी। निकोला टेस्ला, मेरे फेवरेट, जिनकी एसी करंट की डिस्कवरी ने पूरी दुनिया ही बदल के रख दी थी। आइए जानते हैं उनका क्या मानना था। टेस्ला एटम्स पर तो बिलीव करते थे मगर एटॉमिक थ्योरीज या एटॉमिक मॉडल्स पर नहीं। उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के आइडियाज़ को सिरे से खारिज कर दिया था। वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की थ्योरी पर बिलीव नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि एटम्स ईथरिक एनर्जी से बने हुए हैं, मतलब एटम्स आकाशीय ऊर्जा से बने हुए हैं। उनका ये भी मानना था कि पूरे अंतरिक्ष में एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल कराने में सक्षम है। ये उन्हीं का कोटेशन है, द गिफ्ट ऑफ मेंटल पावर कम्स फ्रॉम गॉड। वैसे मुझे साइंस कुछ खास समझ नहीं आती। एटम की डिस्कवरी से पहले ही कितने ही मेटल्स, कितने ही कंपाउंड्स डिस्कवर कर लिए गए थे, कितनी ही चीज़ें बना दी गई थी और इनमें से ज़्यादातर अपने भारत से निकली हुई हैं, अपने भारत में बनी हुई हैं। खैर, बात एटॉमिक थ्योरीज़ की करते हैं। एटॉमिक मॉडल्स और एटॉमिक थ्योरीज़ के हमेशा से लिमिटेशंस रहे हैं। बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करने में अभी तक वो असक्षम हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत सी चीज़ें अनप्रूव्ड पड़ी हुई हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं
जिनके जवाब अभी तक एटॉमिक थ्योरी नहीं दे पा रही है। खैर, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा ग्रेविटी पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जिसका मन नहीं कर रहा है वो भी अगर सब्सक्राइब कर लेगा तो आगे मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो दे पाऊँगा। और जो भी कमियां हों आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं कैसे अपने वीडियोस को और अच्छा कर पाऊँ। थैंक यू।